दिल्ली में हमने वैट टैक्स कम कर दिया, सब चीजों पे कम कर दिया टैक्स। हमने व्यापारियों के ऊपर रेड बंद कर दी। हमने व्यापार का सरलीकरण किया। उन व्यापारियों का मेरे पास फोन आया, कहते हैं सर आप तो अपने हैं, ये गुजरात सरकार हमें नहीं छोड़ेगी, अगर हमने आपको बुला लिया तो हमें सभा कैंसिल करनी पड़ेगी, आप बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे यह जान के ताज्जुब हुआ कि इस तरह का माहौल गुजरात के अंदर चल रहा है कि अगर कोई सभा करवाना चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तो उसको कुचलने का डर दिखाया जाता है। आज ये जो सभा होनी थी, इस मैदान की जब परमिशन मांगी गई तो सूरत के अथॉरिटीज ने परमिशन देने से मना कर दिया। ये तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गुजरात हाई कोर्ट का कि उनके आदेश के बाद आज ये सभा यहां पे आयोजित की गई है। दोस्तों, पिछले 2-3 महीने में मेरा कई बार आना हुआ गुजरात, कई लोगों के घर गया, और जो माहौल मैंने गुजरात के अंदर देखा है दोस्तों, वो माहौल वाकई दिल दहला देने वाला है। पूरा दमन का माहौल है कि अगर कोई भी गुजरात सरकार के खिलाफ, अगर कोई भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। पिछले साल पाटीदार आंदोलन हुआ, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 25-26 अगस्त को। पाटीदार न्यायपूर्ण तरीके से हक मांग रहे थे, अनामत का हक मांग रहे थे, लेकिन 26 अगस्त के दिन निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला के कई पाटीदार लड़कों को शहीद कर दिया गया। कामली गांव में मैं कन्नू भाई जी के यहां गया, महेश के यहां गया, उन्होंने जो अपनी पूरी कहानी बताई, उनके परिवार वालों ने दिल रो पड़ा। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोई हिंसा नहीं थी, कुछ नहीं थी। इनमें से एक लड़का तो बेचारा सुबह दूध लेने के लिए गया था, उसने देखा कि सड़क के ऊपर कुछ लोग चल रहे हैं, वो भी उनके साथ चलने लगा। अचानक पुलिस की गोली आकर उसको लगी। उसका क्या कसूर था? हमारे ये पाटीदार समाज के लड़के आतंकवादी नहीं थे, ये हमारे देश के नागरिक हैं। इनका क्या कसूर था? इनको क्यों गोली मारी गई? इनके परिवार वालों की एक ही मांग है, एक ही मांग है इनके परिवार वालों की, न्याय चाहिए। उन्होंने कहा सर हमें न्याय चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? बोले जिन लोगों ने हमारे लड़कों के ऊपर गोली चलाई उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा किसको मिलनी चाहिए? पुलिस वालों को? उन्होंने कहा नहीं सर, पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, पुलिस वालों को किसी नेता ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। गुजरात सरकार एक तरह से चैलेंज कर रही है, गुजरात की भाजपा सरकार चैलेंज कर रही है। क्यों चलवाई उन्होंने गोली? क्या जरूरत थी गोली चलाने की? पुलिस को निर्देश होता है कि अगर शांतिपूर्ण भीड़ हो तो उनके ऊपर गोली नहीं चलानी, और अगर गोली चलानी होती है तो पहले पैर के नीचे चलाई जाती है, सीधे सर के अंदर, गले के अंदर, छाती के अंदर गोली कभी नहीं चलाई जाती। उन्होंने गोली क्यों चलाई? उन्होंने पूरे गुजरात के पाटीदार समाज को, गुजरात सरकार ने, भाजपा सरकार ने गुजरात के लोगों को चैलेंज किया है, चैलेंज किया है कि अगर तुम हमारे खिलाफ विरोध करोगे तो तुमको कुचल दिया जाएगा, तुमको बख्शेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो। पूरे पाटीदार समाज के कितने लड़कों के अंदर ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए, झूठे केस लगा दिए गए, वो आज भी बेचारे
कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हार्दिक पटेल का क्या कसूर है? हार्दिक पटेल के ऊपर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है? हार्दिक पटेल अपने समाज के लिए हक मांग रहा था। हार्दिक पटेल के ऊपर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चलाया है। मैं कहना चाहता हूं कि हार्दिक पटेल से बड़ा देशभक्त नहीं है और जनरल डायर से बड़ा देशद्रोही नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, यह समझना पड़ेगा कि गुजरात सरकार पूरे गुजरात के लोगों को चैलेंज कर रही है कि अगर तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, कुचल देंगे, मार डालेंगे, गोली से मार डालेंगे, जो करना है कर लो। पिछले महीने ऊना के अंदर हमने देखा किस तरह से 4 दलितों को पुलिस थाने के सामने पुलिस की मौजूदगी में बेरहमी से पीटा गया। दोस्तों, पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया पुलिस ने कुछ? क्योंकि जो लोग पीट रहे थे वो भाजपा के गुंडे थे और पुलिस को कहा गया था कि जब ये भाजपा के गुंडे उनको पीटे तो कुछ नहीं करना है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे दलित समाज को। मैं बधाई देना चाहता हूं जिग्नेश मेवानी को, जिसने पूरे दलित समाज को इकट्ठा किया, जिसने पूरे दलित समाज को खड़ा करके इसका विरोध किया है। दोस्तों, ऊना के अंदर जो घटना हुई वो अकेली घटना नहीं है। दलितों के अंदर ऊपर जगह जगह अत्याचार हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, गुजरात की भाजपा सरकार गुजरात के लोगों को चैलेंज कर रही है कि अगर तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, गुजरात के अंदर कहते हैं कि दारूबंदी है। क्या खाक दारूबंदी है? अभी यहां बैठे बैठे अगर आप फोन करो तो यहां पे होम डिलीवरी होती है दारू की, मुझे बताया गया गुजरात के अंदर। नकली दारू बनती है। अभी कुछ दिन पहले सूरत के अंदर 19 लोगों की मौत हो गई नकली दारू से। कितनी मौतें हो चुकी है नकली दारू से? मैंने अल्पेश ठाकुर से बात की। अल्पेश ठाकुर ने बताया कि कम से कम एक साल में 10 से 15 हजार लड़कों की मौत होती है नकली दारू से। 10 से 15 हजार लड़कों की। अल्पेश ठाकुर की संस्था ने गुजरात सरकार को पूरी लिस्ट दी है कि कहां कहां दारू बनती है गुजरात के अंदर, पूरी लिस्ट दी है। लेकिन गुजरात सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि नकली दारू का धंधा कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता करते हैं। दोस्तों, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नकली दारू का धंधा ये बड़े बड़े नेता करते हैं। तो गुजरात सरकार कह रही है, चैलेंज कर रही है कि हम तो नकली दारू बिकवाएंगे, हम तो दारू बनाएंगे, तुम्हारे में दम में तो कुछ कर लो, जो कर सकते हो कर लो। 6 नवंबर को अल्पेश ठाकुर गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं शराबबंदी के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। हम उनको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आज हम जानते हैं दोस्तों, गुजरात को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है आज गुजरात को? अमित शाह चला रहा है गुजरात को। पिछले कुछ सालों से अमित शाह गुजरात को चला रहा है। आनंदीबेन पटेल थी, उनके साथ उनकी खिटपिट रहती थी। आनंदीबेन पटेल कुछ चीजें उनकी मानती नहीं थी, तो उन्होंने उसको बदल के विजय रूपानी ले आए। अब विजय रूपानी तो बताते हैं पूरा उनका ठप्पा है। जो अमित शाह कहते हैं विजय रूपानी वही करता है। तो अमित शाह की पूरे गुजरात को चेतावनी है, पूरे गुजरात को चैलेंज है अमित शाह का कि मैं तो गुजरात ऐसे ही चलाऊंगा।
अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूंगा। और गुजरात वालों, जो कर सकते हो मेरा बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। मेरे को याद आ रही है अन्ना आंदोलन की। अन्ना आंदोलन के टाइम पूरा देश खड़ा हो गया था, सारे देश के लोग सड़कों के ऊपर उतर आए थे। सारे देश के लोग क्या मांग रहे थे? सारे देश के लोग कह रहे थे कानून बना दो, लोकपाल बिल बना दो, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून बना दो। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, अहंकार के अंदर डूबी हुई। कांग्रेस ने कहा नहीं बनाते। कांग्रेस ने चैलेंज किया कि अगर तुम्हारे में दम है तो चुनाव लड़ो और चुनाव लड़के खुद आ जाओ और खुद अपना लोकपाल बिल बना लो। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े कांग्रेस के। हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हमारे को चुनाव लड़ना नहीं आता, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कहा अगर लोकपाल बिल चाहिए तो चुनाव लड़ो और खुद आके लोकपाल बिल बना लो। जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा तो आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। और जब आम आदमी खड़ा हुआ दोस्तों, तो 70 में से 67 सीट आई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों साफ हो गई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों साफ हो गई। मैं बार बार इनको बोलता हूं, इस देश में कभी आम आदमी को चैलेंज मत करना। इस देश में कभी आम आदमी को चैलेंज मत करना। यह आम आदमी बड़ा दबा कुचला है, यह आम आदमी बड़ा गरीब है, यह आम आदमी बड़ा छोटा दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन यह आम आदमी खड़ा हो जाए, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं दोस्तों। दिल्ली के अंदर आम आदमी खड़ा हुआ, 70 में से 67 सीट आ गई। आज गुजरात के अंदर अमित शाह चैलेंज कर रहा है, गुजरात के आम आदमी को चैलेंज कर रहा है। मैं आज यहां गुजरात के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या अमित शाह का चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? क्या अगला चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? क्या अमित शाह को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो? अगला चुनाव गुजरात के अंदर चुनाव नहीं होगा, अगला चुनाव एक क्रांति होगी। एक तरफ अमित शाह होगा और दूसरी तरफ गुजरात के लोग होंगे। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली के आम लोग जाके विधानसभा के अंदर बैठे थे, अगली बार गुजरात की विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए नहीं बैठेंगे। अगली बार गुजरात विधानसभा के अंदर आम आदमी बैठेंगे, आम औरतें बैठेंगी दोस्तों। और दोस्तों, ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों में पति पत्नी का रिश्ता है। इनसे दोनों से बच के रहना। मैं ये सोच रहा था, मैं अभी गुजरात आया, हर जगह मेरा विरोध कर रहे हैं, हर जगह जहां मैं जा रहा हूं वहां अमित शाह ने अपने आदमी भेजे हुए हैं। आज भी पीछे अपने आदमी भेजे थे अमित शाह ने। यहां तक कि माता के मंदिर में गया, वहां भी अमित शाह ने अपने आदमी भेज दिए। इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती, इससे गलत बात नहीं हो सकती। लेकिन जब राहुल गांधी आता है गुजरात में, तब कोई विरोध नहीं होता। राहुल गांधी सगा लगता है इनका। राहुल गांधी आता है तो कोई विरोध नहीं होता। मैं सोच रहा था, आज हमारे एक और एमएलए को इन्होंने 14 एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, आम आदमी पार्टी के 14 एमएलए को। कांग्रेस के एमएलए को गिरफ्तार किया क्या? एक भी एमएलए को कांग्रेस के एमएलए को गिरफ्तार नहीं किया। रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार नहीं किया, आम आदमी पार्टी के एमएलए को गिरफ्तार। तो बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा गहरा रिश्ता है। और गुजरात के लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। गुजरात के लोग मुझे बता रहे थे, अहमद पटेल और नरेंद्र मोदी जी बड़े मिलके काम करते हैं दोनों एक साथ। गलत तो नहीं कह रहा? दोनों में बड़ा अच्छा रिश्ता है, दोनों मिलके काम करते हैं। मुझे बड़ा दुख है,
काला धन कैसे वापस लेके आएंगे जब अंबानी और अडानी की जेब में बैठे हैं? सारा काला धन तो उन्हीं लोगों के पास है। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, अब कहते हैं जुमला है। लेकिन दोस्तों, मुझे याद है 2014 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा दिल जलता है जब कपास के रेट 2000 रुपए से कम दिए जाते हैं। आज कपास का रेट 800 रुपए है। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अब तो आप प्रधानमंत्री जी बन गए, अब तो कम से कम कपास का रेट 2000 रुपए कर दीजिए। ये बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी हैं, कहते हैं ना बीजेपी वाले हम हिंदुओं की पार्टी हैं। मेरे को एक आदमी मिला, कहता भाई साहब ये जितने पाटीदार लोगों को, लड़कों को इन्होंने गोली मरवाई वो तो सारे हिंदू थे। ऊना के अंदर जिन दलितों की पिटाई करवाई वो तो सारे हिंदू थे। तो हिंदुओं के ऊपर इन्होंने गोली क्यों चलवाई? ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की पार्टी है। इनका बस चले तो अपने घर के लोगों को बेच के भी ये सत्ता और पैसा कमा लेंगे। ये दोस्तों, ये किसी की पार्टी नहीं है, ना हिंदुओं की पार्टी है, ना मुसलमानों की पार्टी है, ना सिखों की पार्टी है। ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की पार्टी है। दोस्तों, आप में से कौन कौन लोग काली चौदस मनाते हैं? काली चौदस कौन कौन मनाते हैं? सबको पता है क्या होती है काली चौदस? काली चौदस दिवाली के एक दिन पहले आती है। उस दिन अपने घर के सारे लड़ाई झगड़े गलत काम सब खत्म करने के लिए घर की महिला एक दिया चौक पे ले जाके रखती है कि आज हमारे सारे लड़ाई झगड़े सारे गलत काम सारे चौक के ऊपर हमने रख दिए, घर से बाहर हो गए। इस काली चौदस को आप जनरल डायर के नाम का भी एक दिया चौक पे रख दीजिएगा कि अब जनरल डायर को गुजरात से भगाना है। अब हमारे गुजरात के कलेश सारे खत्म हो गए। दोस्तों, हम सब लोग मिलके फिर से सरदार पटेल और बापू के सपनों का गुजरात तैयार करेंगे। जय सरदार, जय सरदार। अरे आपके पास क्या क्या नहीं हो रहा, मगर आपको हिंदुस्तान की फिक्र पड़ रही है। शरीफ साहब शरीफ बन जाओ, शरीफ साहब शरीफ बन जाओ, शराफत दिखा